तो ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें मैं जहां पर स्टार लगाऊं उस चीज को ज्यादा गौर कर लेना कि वहां से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो लो आओ फिर शुरुआत करते हैं पर नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल या फिर जीवाणु कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु कोशिका की संरचना। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में अपन सबसे पहले संरचना ही बना रहे हैं उसकी। तो जैसे ये सबसे आउटर या आउटर मोस्ट लेयर बना रहा हूं, क्रम से ध्यान देते जाना। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो कि डेड होती है या फिर मरते आवरण है सबसे बाहरी बार का। ये लो इसके नामकरण की अपन बात कर देते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, नाम अपन थोड़े छोटे लिख देते हैं। कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। ये कैसी होती है, मृत। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये किससे बनती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन। पेप्टिडो प्रोटीन, ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट, उनके मिक्स कंपाउंड से बनी है। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके जस्ट अंदर की तरफ है। तो इसके जस्ट अंदर अपन को मिलता है जीवित कोशिका झिल्ली। इसी के जस्ट अंदर की तरफ अपन को एक आवरण और दिखाई देगा, और इसको अपन क्या कहते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा, या इसी को कहते हैं अपन कोशिका झिल्ली। और इसके बारे में बात है, ये कैसी होती है, जीवित होती है। दूसरी और कैसी होती है, ये इसको अपने अर्ध पारगम्य बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में यदि मिले तो इससे बेटर जो ऑप्शन है वो कौन सा होएगा, चयनात्मक पारगम्य। और मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं। ये प्रायोरिटी है, ऑप्शन में ये ना मिले तो अपन अर्ध पारगम्य भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवित है, ये बनती है L+P लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बनती है। चलो ये बात हुई इसकी डन। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। तो देखो ये हो गया अपना 1 नंबर नामकरण, और ये हो गया अपना दूसरा 2 नंबर नामकरण। उलझना मत, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड में जाके, तो देखते जाना साथ के साथ। और फिर यहां पर ये जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर की ओर मुड़ती है। अब जैसे मैं इसको यहां बना रहा हूं, इसका मतलब ये यहां नहीं, ऐसे नहीं है कि ये फिक्स यही हो। आप इसका अंतरवलन यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी अपन ले रहे हैं एक मेजर में। कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी है। जीन्स लंबा होने पे अंदर मोड़ देते हो, अंतरवलन। और जब खेती करते हो उस टाइम पे बाहर मोड़ते हो, बहिर्वलन, जब ये बाहर जाती है। तो ये बताओ ये जो संरचना बनी है किससे बनी है, कोशिका झिल्ली से। अब मान लो इस संरचना के बारे में कोई बात पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले, और ऑप्शन में इस संरचना का नाम ना हो, तो आप किसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि बनी उसी से है। बस आपको ये क्वेश्चन पैटर्न सीखना है, ये क्वेश्चन का ध्यान दे लेना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इनकी प्रैक्टिस आपकी टेस्ट के थ्रू हो जाएगी। तो देखो इस वाली संरचना को अपन बोल रहे हैं यहां से सेकंड ग्रेड 2018 में, और लगातार क्वेश्चन नीट में, आपके इसमें जेट में। तो ये लो मैं 3rd नंबर
इसको बोल रहा हूं मीजो सोम, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, मध्यकाय भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, मध्यकाय। डन। इसके बारे में खास बात तो अपन आगे थ्योरी में देखेंगे, लेकिन साथ के साथ ही मैं छोटी सी बता दूं, ये जो मीजोसोम मध्यकाय है, ये यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, समवर्ती है, फंक्शनिंग सेम है। प्लस मैं सिंपल सा इसका यहां पर एक कार्य दे दूं तो ये किससे संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, यानी इसी से संबंधित इसमें एंजाइम मिलेंगे। डन भैया, ये लो, रेस्पिरेशन या श्वसन से संबंध। बाकी डिटेल आगे लेंगे अपन, जब इसकी थ्योरी करेंगे तब यहां पर कचरा ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें नंबर 4 देखो, यहां तक साफ साफ समझ में आ रहा है ना, एकदम सीधे सीधे 1 2 तीसरा नामकरण, चौथा नामकरण की बात करते हैं। इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी के लिए अपन बात करें, ये लो फोर्थ है, इसके डीएनए की बात करते हैं अपन, इसके केंद्रक की बात करते हैं, तो ये रहा इसका केंद्रक है, इसका डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ, ये पड़ा यहां पर डबल हेलिकल खुला पड़ा है। इसके बाहर, केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं मिलेगी, और झिल्ली ना मिलने के कारण इसका ये जो केंद्रक है, इसका जो नामकरण है वो दूसरा हो गया। यानी ये इस प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, केंद्रक। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं केंद्रीय काभ, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, और इसी को अपन कहते हैं जीनोफोर, जीनोफोर, ठीक है। केंद्रीय काभ, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, वो सारे इसी के नाम है। इसके बाहर क्या अनुपस्थित है रे, इस केंद्र के बाहर झिल्ली अनुपस्थित। छोटी सी बात है, मैं यहीं पे मेंशन करता हूं, बहुत स्टार बात है, दिमाग से निकल जाती है आपके। यानी ये लो, केंद्र के झिल्ली अनुपस्थित। अब मैं आपको यहां पर और भी बार बताता कि इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे पाई जाती है, लेकिन वो अंतर के अंदर वो अंतर वाला जो डिफरेंस आएगा वहां पर उसको देख लेंगे। नेक्स्ट अगला नामकरण चलू अब मैं इसमें, अब इसमें एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो इसमें भी मिलेगा और यूकैरियोट सेल के अंदर भी वो पाया जाता है, या वहां पे भी वो मिलता है भैया। ये लो, इसको बोल रहा हूं मैं, ये लो यहां पर चुटकू सा, इसे क्या कहेंगे, राइबोसोम। और ये कैसा मिलता है राइबोसोम, इसमें 70S टाइप का। एस है स्वेडबर्ग यूनिट, यानी अपन बात करें स्वेडबर्ग यूनिट, ये एक आयतन और घनत्व के आधार पर मापने की क्या है, इकाई है, अवसादन गुणांक, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक। डिटेल से समझेंगे जब राइबोसोम को पढ़ेंगे। अगली बात बताओ सर, जहां पर डीएनए मिलता है वहां पर कौन मिलेगा रे भैया, वहां पर एमआरएनए भी मिलेगा साथ में। तो ये लो, मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक खास काम होता है, क्या, इनके एक एमआरएनए पे खूब सारे राइबोसोम चढ़ाई कर लेते हैं, बहुत सुगला काम है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक एमआरएनए के साथ एक ही राइबोसोम। तो यहां पर देखो, ये ऐसे खूब सारे क्या जुड़ गए रे इस पे, ये राइबोसोम जुड़ गए इस पे, और देखो ये एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। डन। और जो ये स्ट्रक्चर बनी है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बन गई है, इसका अपन एमआरएनए प्लस राइबोसोम सहित जो नाम दे रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं रे, इसको मैं बोलूंगा पोलीसोम बोल दो या पोलीराइबोसोम बोल दो। ये है पोलीसोम, क्या है, पोलीसोम। और ये ओनली किसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल ओनली इन प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चर नहीं मिलती है पोलीसोम वाली। डन। तो इसके बारे में आपसे बात कर सकता है। नेक्स्ट आगे बताओ सर, इसमें एक सबसे प्यारी स्ट्रक्चर जो आपके बायोटेक्नोलॉजी में काम आने वाली है, पूरी बायोटेक ही उसके ऊपर ही टिकी हुई पड़ी है। अपन बात करें तो वो संरचना है यहां पर, ये लो,
इस मुख्य डीएनए के अलावा एक द्विकुंडलित वर्ताकार नग्न नेक्ड डीएनए और मिलता है। ये लो, ये इसे ही अपन कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मिड। तो ये लो, मैं इसका नोमेनकल्चर इधर डाल देता हूं। ये हो गया भैया क्या रे? प्लाज्मिड। ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड है, ये इसका अतिरिक्त डीएनए है। इसमें बहुत सारी खास खूबियां हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इस प्लाज्मिड को अपन बोल रहे हैं ये कैसा है? वर्ताकार है। और कैसा है? इसके बाहर क्या झिल्ली है? नहीं है, इसलिए इसको भी क्या बोल रहे हैं? वर्ताकार है, नग्न है। और कैसा है? ये द्विकुंडलित है, डबल हेलिकल है। ठीक है। और इसमें काफी सारे जीन होते हैं, वो इसकी फिर संरचना जब पढ़ेंगे बायोटेक में, वहां पर डिटेल से देखेंगे। और ये इसकी स्पेशल संरचना है। नेक्स्ट आगे बात करो सर। फिर अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये गति भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। जिसमें गति करने वाला ऑर्गन होगा वो गति करेगी, बाकी नहीं। तो उसके लिए इनमें एक संरचना होती है। तो उसकी बात कर देते हैं अपन की, जो संरचना इनमें गति या मोमेंट के लिए क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है। तो ये देखो, इनमें यहां पर ये एक है डिस्क। ये लाइक ऐसी बात हो गई रे कि जैसे आप पहले बचपन में पतंग बनाया करते थे, और जो पतंग होता था उसके पीछे अपन पूंछ लटकाते थे, लेकिन जब ज्यादा जोर से उसको खींचते थे वो पूंछ टूट के अलग हो जाती थी। ये लाइक ऐसी बात हो गई। आप बताओ मुझे, मैं किसी एप्पल में, सेब में ऐसे एक सुई लूं और उसमें चुबा दूं, और फिर उस सुई को ऐसे पकड़ के खींचूं, और फिर ऐसे सेब उसके साथ लटक के आ जाए, उसको ऐसे थोड़ा सा हिला दूं, तो वो फिसल के गिर सकती है। ठीक ऐसा सा ही बात है कि यदि बैक्टीरिया में मैं डायरेक्ट ही ऐसे फ्लैजिला को ऐसे सीधा इसके अंदर डाल दूं, जो पूंछ है इसकी उसको ऐसे सीधे डाल दूं, और मान लो बैक्टीरिया किसी बैक्टीरियन का पीछा कर रहा है, और वो जल्दी से मान लो पूंछ निकल गई उसकी, फिर वो पीछे जाके बैग लगाएगा उसको, फिर सिस्टम उसका ऐसे, तो दुखी हो जाएगा। इसके लिए इसने क्या है भैया, लोहार से एक बढ़िया मजबूत टिक्का काम करवाया। क्या? इसने पहले यहां पे अंदर एक डिस्क डलवा दी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये लो, ये राउंड शेप में डिस्क, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं इसे? बेसल बॉडी, या इसी को कहते हैं अपन बात करें आधारी काय। क्या कह रहे हैं? आधारी काय, या इसे कहते हैं बेसल बॉडी। ये लो, मैं इसके कोष्टक में लिख देता हूं, बेसल बॉडी। तो बार बार अपन उल्टा सुल्टा नाम ऐसे काम में ले। फिर इसमें यहां पर एक उसने बढ़िया क्या करवाया है, छोटा सा हुक फिट करवा दिया इसमें साथ में। यहां ये लो, ये अटैचमेंट के लिए उन्होंने हुक जुड़वा दिया। ठीक, डन। और फिर अंत में क्या करवाया इसके, वापस से अपन बात करें, इसके एंड में क्या जुड़वा दिया? एक पतली सी मेम्ब्रेन, जो यहां से ये स्टार्ट होके, और ये फ्लेज, जो स्ट्रक्चर ये बन गई, इसमें 3 पार्ट शामिल हैं अपन बात करें तो। ये जो लास्ट में आपको व्हाइट सा दिख रहा है, जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये यहां वाला, इसको तो अपन बोलेंगे क्या? फ्लेजिलम या फिलामेंट बोल दो। ये लो, ये क्या है इसका? फिलामेंट। और जो आपको पिंक सा पोर्शन जो बीच में दिखाई दे रहा था, उसको अपन क्या बोलेंगे रे? इसको बोलेंगे हुके। इसको क्या कहेंगे? हुके। ठीक है। और इन तीनों को एक साथ यदि अपन बात कर दें, या इन तीनों को एक साथ अपन बता दें, तो उसका नाम देख लो, ये लो, जिसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, और इन तीनों को मिला के जो अपन कहते हैं वो आप मुझे बोल दो, क्या कहेंगे रे? फ्लेजिला। क्या कहते हैं? फ्लेजिला। और इसी को आप बोल दो ना, हिंदी में क्या बोलोगे आप वैसे? इसी को कहते हैं कसा भिका। क्या आप मेरे को इसका फंक्शन बता सकते हो, कार्य बता सकते हो, या आगे डिस्कस कर लें अपन अलग से? बिल्कुल अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो मैं ना इसी डायग्राम, जो पोर्शन होता है डायग्राम का, इसी में लिख दे। फिर भी एक हिंट के रूप में मैं छोटा सा यहीं पे लिख देता हूं। ये क्या काम करता है रे? गति या मोमेंट में सहायक है, गति में। ये लो, इसकी इतनी बात हो गई। और बताओ सर, इस सेल में क्या मिलेगा?
और लो इसके अंदर देखें तो जैसे ये एक बड़ा सा हुक फ्लैजिला मिला है, वैसे इसमें दो छोटी छोटी और संरचनाएं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको वो और दिखा देता हूं। ये लो, वो भी बाहर ही जोड़ देता हूं मैं यहां पर। इधर दिखा दूं या ऊपर दिखा दो, किधर ही दिखा दो, वो किधर भी हो सकती है। इस फ्लैजिला की संख्या जरूरी नहीं है एक हो, अलग अलग बैक्टीरियाओं में अलग अलग हो सकती है। इधर भी हो सकता है, ऊपर नीचे चारों तरफ, 10 गुच्छे में 2 1 कैसे भी हो सकता है। इसकी संख्या अलग अलग में अलग अलग। ठीक ऐसे ही यहां पर देखो, मैं एक ऐसे लंबी सी पतली लंबी संरचना दिखाया है, इसका नाम अलग है। और यहीं पे मैं एक छोटी सी संरचना और दिखाऊंगा, ये है, इसका नाम है अलग है। ये दोनों का नामकरण बता देता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर ये जो लंबी संरचना है, इसको बोल रहा हूं मैं पिलाई। क्या? बिल्कुल, ये है पिलाई। और इसको एस पिलाई भी कहते हैं, या फिर अपन बात करें इसको सेक्स पिलाई, वो भी इसी को बोलते हैं। ये किस में काम आती है सर? बोला इस बैक्टीरिया में, ये कॉन्जुगेशन में काम आती है। जब दो बैक्टीरिया जनन करते हैं, अब लैंगिक जनन, अपने जैसा जनन तो बैक्टीरिया कर नहीं सकते, ये करते हैं, एक प्रकार का ढोंग रचते हैं, लाइक लैंगिक पुनर्संयोजन, उसको यही कहते हैं। तो वो कॉन्जुगेशन में, लैंगिक पुनर्संयोजन में, उसमें ये काम आती है। यानी ये किस में काम आती है? लैंगिक पुनर्संयोजन, उसमें ये एस पिलाई काम आती है। तो सीधा सीधा सा ही बोल दो, किसमें सहायक हो गई रे एस पिलाई? जनन। किसमें सहायक हो गई? जनन में सहायक हो गई। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि बैक्टीरिया में कौन सा पार्ट जनन में सहायक नहीं है, और फिर ऑप्शन अलग अलग लिख देगा और आप जल्दी से टूट पड़ोगे इसको देखते ही। उसने पूछा नहीं है टाइप, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ। फिर ये जो छोटे वाली स्ट्रक्चर है, अपन इसकी बात करें, ये वाली जो संरचना है, इसको बोलते हैं अपन फिम्ब्री। क्या कहते हैं इसे? ये लो, इसे कहते हैं फिम्ब्री। और ये किसमें सहायक है? ये जब बैक्टीरिया चल रहा है और थक गया, पानी में है मान लो, और उसको कहीं रुकना है तो किसी चट्टान के चिपक जाएगा। कोई खाना वाना उसको भोजन वगैरह दिख गया तो भोजन के चिपक जाएगा। ये इसकी फंक्शनिंग होगी। तो यानी फिम्ब्री में इसका किसमें सहायक है ये? यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसमें ये लो, चट्टान प्लस भोजन, इनसे किसमें? चिपकने में। तो मैं ये लो सिर्फ चिपकने लिख के छोड़ दे। ठीक है भैया। और बोलो सर, इसमें अपन को क्या चीज दिखाई देगी? अपन को इसके अंदर कई सारे मोलिक्यूल्स, कई सारे ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स। तो ये लो, उनको बता देता हूं मैं। ये लो कि जैसे यहां पर एक छोटा सा एक गोला सा दिखा रहा हूं, आप इसको बोल देता हूं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये क्या है? इसका संचित भोजन, स्टोरेज फूड। अब क्वेश्चन आ जाएगा, जीवाणु कोशिका का संचित भोजन, कवक कोशिका का संचित भोजन, जंतु कोशिका का संचित भोजन, पादप कोशिका का संचित भोजन, शैवाल कोशिका का संचित भोजन। शैवाल में भी क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी, सब में संचित भोजन कैसे है? अलग अलग है। और वो यहां से क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन का। इसमें ये है। और क्या मिलता है सर इसमें? ऐसे थोड़ी बहुत फेट ड्रॉपलेट्स भी मिलती हैं। बोले तो वसा की बूंदे। ये किसकी बूंदे हैं? वसा की बूंदे, या फिर ये लो फेट ड्रॉपलेट्स, ये इसकी संरचना में मिलेंगे। और बता दो सर हमें थोड़ा सा इसके अंदर अंतिम चीज और क्या मिल रही है? मेन अपन ने अंदर की जो संरचनाएं थी, वो मुख्य संरचनाएं सारी देख ली। अब इसके बाहर ना इस जीवाणु को कोई खाए ना, तो इसकी सुरक्षा के लिए इस पूरे जीवाणु के बाहर की तरफ एक क्या पाया जाता है रे? स्पेशल आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वो आवरण क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है। अब कई किताबों में, ये जो नीट 2021, यही क्वेश्चन यहां से, कई किताबों में ये जो बाहर आवरण में बना रहा हूं ना, इसका नाम उन्होंने म्यूसिलेज लिख दिया। कई किताबों ने इसका नाम लिख दिया ग्लाइकोकैलिक्स। कई बुक्स इसको स्लाइम लेयर, अवपंक परत बोलती हैं। फिर से कई बुक इसको कैप्सूल बोलती हैं। इतने सारे नाम। आप मुझसे ऐसे पूछो, बोला सर ये आवरण करता क्या है? ये इसकी सुरक्षा करता है। जरा टेस्ट और जायके में क्या होता है? ये अलग होता है। और क्या करता है सर? ये पहचान में भी सहायक होता है, क्योंकि जब आप जंतु कोशिका पढ़ोगे तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स नाम की चीज पढ़ोगे, वो इसी में सहायक।
आपको पता हो तो आपके शरीर की सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे को जानती हैं। यदि कोई और दूसरे की कोशिका आपके शरीर की कोशिकाओं के साथ में आती है तो वो उसको नकार देती है। यानी शरीर अपने पराये सिद्धांत पे क्या करता है रे भैया, काम करता है। ये लो मैंने आपके लिए ये आवरण बना दिया। अब ये जो बाहर की तरफ आवरण बना है इसका नाम और लिखना है, तो ये देख लो मैं आपको दिखा देता हूं। इस आवरण को ही बोलते हैं अपन ग्लाइको कैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइको कैलिक्स। लेकिन छोटी सी बात जो मैं यहीं बताना चाहूंगा, यदि यह आवरण पतला है तो इसका नाम अलग है, और यदि आवरण मोटा है तो इसका नाम अलग है। तो जैसे देख लो, यदि ये आवरण कैसा है, पतला, तब इसका नाम है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, लेयर यानी परत, और वैसे क्या बोल देंगे इसको, औपंक परत इसी को कहते हैं। लेकिन यदि ये आवरण कठोर और मोटा आवरण है, ये कैसा हुआ, मोटा हुआ, तो उस सिचुएशन में इसका नाम बदल जाएगा। उस टाइम पे अपन इसको क्या बोल देंगे रे, उस समय पे अपन इसको बोलेंगे कैप्सूल, संपुटिका। क्या बोलेंगे रे, संपुटिका। तो ये अपनी प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल का क्या हुआ रे, डायग्राम संपन्न हुआ। बोला सर इसमें आपने कोशिका द्रव्य नहीं बताया। बिल्कुल आप कोशिका द्रव्य इसके अंदर बता सकते हैं, यानी इसमें कोशिका द्रव्य भी क्या होता है रे, पाया जाता है। वो डॉट डॉट के रूप में सब जगह पाए, लेकिन अपन उसका नामकरण नहीं लिख रहे क्योंकि आप बेसिक लेवल से क्या हो गए, बाहर निकल गए हो, तो मैं बता देता हूं। ये लो, इसमें कोशिका द्रव्य पाया। ये आपकी प्रोकैरियोट सेल की क्या हो गई रे भैया, संरचना। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल की जो संरचना देखी है, इसके थ्योरी की बात कर लेते हैं। ठीक, ले लो ना ओए, थर्ड चेंज, बस थोड़ी सी देर होते हो, कुछ नहीं, बस 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 लो। अरे 5 लाइन लो ना। तो देखो अपन इसी की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की आगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु थे उन्हीं को अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं और उनका कार्य। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1, सुरक्षात्मक आवरण। बैक्टीरियल सेल या जीवाणुवीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में 3 होते हैं। नंबर 1 जो सबसे बाहर की तरफ है, अपन उसको उसी क्रम में लिख देते हैं। सबसे बाहर कौन सा है, ग्लाइको कैलिक्स। और आपको पता है इसके मोटा पतला होने पर इसका नाम अलग अलग होता है। इसके अलावा फिर इसके अंदर की तरफ क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। नेक्स्ट फिर अंदर की ओर क्या मिलेगी, इसमें कोशिका झिल्ली मिलती है। ये तीनों इसके क्या है, सुरक्षात्मक आवरण है। क्रम देखें तो सबसे बाहर ये है, फिर 2 नंबर पे अंदर की तरफ ये है, और फिर 3 नंबर पे ये। सबसे बाहरी यही है ग्लाइको कैलिक्स। क्वेश्चन आ चुका कि सबसे बाहरी परत है जीवाणुवीय कोशिका की, उसमें क्या है कि ऑप्शन में उसने वो भी डाल दिए थे, सबसे बाहरी। और ऑप्शन में अब जैसे आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, पता है कैसे आएगा, वो देखना। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि जीवाणु कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण या परत है। ऑप्शन 1 ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन 2 स्लाइम लेयर, ऑप्शन 3 कैप्सूल, ऑप्शन नंबर 4 कोशिका भित्ति। तो इस सिचुएशन में भी अपन इसी को आंसर देंगे जो अपना मेन है, क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। इसी को आंसर देते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट इस सुरक्षात्मक आवरण के अलावा इसको ना कभी कभी ये म्यूसिलेज भी नाम दे देता है। ठीक है, तो वो नाम देख के भी आप कंफ्यूज मत होना। सुरक्षात्मक आवरणों के बाद में अपन इसमें अगली बात करूं, मैं इसको आपको दूसरी बात बताऊं इसकी, तो वो सुनना आप।
जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उनका जो आंतरिक संगठन होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। तो ये एक बात याद रखने वाली है, सभी प्रोकैरियोटिक सेल से का संगठन का मूलभूत संगठन एक समान होता है या एक जैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, डन, एक जैसा हो गया। नेक्स्ट अगली बात इसमें से सर कोई क्वेश्चन टाइप आने वाली, इस प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोट्स के जैसे झिल्लीबद्ध संरचनाएं नहीं होती। इसकी ये तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान होनी चाहिए, यानी प्रोकैरियोट में झिल्लीबद्ध संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोट से में झिल्लीबद्ध संरचनाएं अनुपस्थित या फिर एब्सेंट होती हैं भैया, अनुपस्थित। लेकिन सर क्या इसका कोई अपवाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर भी अपवाद स्वरूप जैसे मैं आपको कई चीजों के नाम लिख देता हूं, ये लो, अपवाद स्वरूप सल्फर कणिकाएं, उन पर झिल्ली मिल सकती है। क्या? सल्फर ग्रेन्यूल्स। और किसमें झिल्ली मिलेगी सर? इसके अलावा इसमें झिल्ली मिल सकती है रिक्तिका या वैक्यूल। ठीक है, अब वो चाहे गैस धानी ले लो या फूड वैक्यूल ले लो, गैस धानी बोल दो या रिक्तिका बोल दो, आप आगे पढ़ोगे। इनके बाहर झिल्ली इसमें पाई जाती। ओके सर, ये बात भी अपन को याद रह जाएगी। इससे नेक्स्ट और कोई इसमें खास इंपॉर्टेंट बात, ये लो, तो वो फिर वो जो चौथी बात है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है रे भैया, ये लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर कुछ कण या पदार्थ पड़े होते हैं प्रोकैरियोट के कोशिका द्रव्य में, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं फिर बाद में, और उस इकट्ठे होने के बाद में उनमें एक पिंड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसी को अंतर्विष्ट पिंड या सेल इंक्लूसियंस कहते हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक है ये नीट का। तो ये लो, इनके किनके, इनके प्रोकैरियोट्स के, इनके कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थ, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, कई प्रकार, क्या बना देते रे? अंतर्विष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अंतर्विष्ट पिंड या फिर सेल इंक्लूसियंस, अंतर्विष्ट पिंड या सेल इंक्लूसियंस के रूप में रहते हैं। और जो अंतर्विष्ट पिंड होते हैं, इनकी जो बात यहां पर भैया आई है रे, कई बार ये नीट में पूछ ली, वो बात आपको मैं बता देता हूं इसी के साथ में। ये लो, ये जो अंतर्विष्ट पिंड होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो मर्त होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, इन अंतर्विष्ट पिंड में कईयों के ऊपर झिल्ली होती है, कईयों पर झिल्ली नहीं होती। तो एग्जाम्पल बता दो आप अंतर्विष्ट पिंड के, बोला सर, और वहीं पे हम समझ जाएंगे इस बात को। तो ये लो, अपन बात कर रहे थे इसके अंतर्विष्ट पिंड की, तो ये लो अंतर्विष्ट पिंड। अब एक तरफ तो यहां तो बता देता हूं मैं झिल्ली युक्त, और इधर बता दे, जैसे पहले बता देता हूं झिल्ली रहित। तो ये लो, ये कैसे अंतर्विष्ट पिंड है? झिल्ली रहित। और यहां पर जो बताऊंगा वो कैसा है? झिल्ली युक्त। इसका नाम तो आपने पहले ही सुन लिया, झिल्ली युक्त। तो झिल्ली रहित के अंदर है, अपन बात करें तो देखो, फॉस्फेट कणिकाएं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट कणिकाएं, ग्लाइकोजन, ठीक। खास बात जो फिर इसी के साथ मुझे याद आई, वो वापस से इसी के साथ लिख देता हूं, मर्त।
और ये होती है, इनके बाहर झिल्ली नहीं होती। मोस्ट ऑफ आपको ये याद रखने, झिल्ली रही तो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके। ठीक है, तो जब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले ना कि अंतर्विष्ट पिंड होते हैं और ऑप्शन दे दे झिल्ली रहित या झिल्ली युक्त, तो आप किसको चुनोगे? झिल्ली रहित। तो मैं यहां पर कॉमन एक शब्द ये लिख देता हूं, ये लोग क्या कैसे होते हैं, ये नॉर्मली झिल्ली रहित होते हैं, इनके बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती। अब जो झिल्ली युक्त है अपन उसकी बात कर देते हैं। तो इसमें ये लो अपन ने पहले ही बता रखा है, ये लो सल्फर कणिकाएं। ये और भी एग्जांपल नहीं, अपन ने बिल्कुल लिमिटेड लिया थोड़ी सी जानकारी के लिए। चलो ये डेटा आ गया अपना इसके बारे में, वो अंतर्विष्ट पिंड भी आ गया। अब एक बता देता हूं प्लाज्मिड के बारे में, एक मीजोसोम के बारे में। तो ये लो उनकी भी बताओ। अपने कितने टॉपिक हो गए टोटल, यहां पर देखें तो 4 बिंदु हो गए। नेक्स्ट 5वां अपन बात करते हैं, वो किसकी कर देते हैं रे? मीजोसोम की बात कर देते हैं। ये लो मीजोसोम, और इसी को अपन क्या कहते हैं रे? मध्य काय। ये बहुत बार आप इसके नाम सुनोगे। ठीक, तो देखो इस मीजोसोम के बारे में जो छोटी मोटी डिटेल है मैं एक साथ यहां समझाने को। पहली बात तो बताओ ये बनता किससे है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। तो ये लो इसकी फर्स्ट बात तो यहां पर इस मीजोसोम की यही ऐसे यही पढ़ देते हैं। तो ये लो इसके बारे में पहली बात मीजोसोम की, झिल्ली कोशिका झिल्ली के कहीं से बनता है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से निर्मित। डन। नेक्स्ट अगली बात बोलो सर इसके बारे में, मीजोसोम के बारे में। अगली बात, इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम, तो क्यों ना सर वो कार्य में बता देना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती, समजात और समवर्ती, समजात जिसकी जात सेम, उत्पत्ति में एक, समजात, समवर्ती जिनका धंधा बिजनेस कार्य एक समान। तो ये लो भैया, तो अपन बात करें ये है कौन? मीजोसोम। ये है यूकैरियोटिक सेल्स के किसके जैसा रे? माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, इसको शॉर्ट्स में अपन क्या बोलेंगे रे? आगे शॉर्ट में एमटी बोलेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है ये? के समवर्ती मींस इसका क्या हुआ? क्योंकि बोथ आर फंक्शनिंग फॉर एटीपी, यानी अपन बात करें दोनों के दोनों एटीपी निर्माण का क्या करते हैं ये कार्य। तो ये लो दोनों क्या करते हैं? एटीपी निर्माण, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको जानोगे आप फिर जेनेटिक्स में। और बता दो सर मीजोसोम के बारे में आप और कोई। मीजोसोम बोला कैसा होता है? ये नलकी के जैसा होता है, पतला पट्टी के जैसा होता है, या मोमोज के जैसा, लाइक कैसा होता है इसकी संरचना? तो इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात कर दूं तो ये लो भैया, इसका फैलाव एनसीईआरटी की लाइन, इसका फैलाव नली का, ऑप्शन में मिलेंगे पुट्टी का या पटली का के रूप में होता है। डन। नेक्स्ट और बता दो सर इसके बारे में और कोई जानकारी? नहीं, बस बहुत है इतनी। लास्ट इसके कार्य का डिस्कशन और कर लेते हैं कि इसका कार्य या फिर इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये लो इसके कार्य का बिंदु आ। सबसे पहला तो ये कार्य किसका करता है? श्वसन। तो इसका मतलब श्वसन, तो इससे संबंधित इसके अंदर श्वसन से संबंधित क्या पाए जाएंगे रे? एंजाइम। क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी
केंद्रक, कोशिका झिल्ली। इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा, वो आप करोगे तो बेस्ट है, और वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनेगा आप टेस्ट के अंदर देख पाओगे उसको। तो श्वसन संबंधित एंजाइम या श्वसन का कार्य होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसका अपन बात करें, अगला कार्य और बता दो। ये स्त्रावण से संबंधित भी कार्य करता है। किससे संबंधित? स्त्रावण से संबंधित। नेक्स्ट कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक, किसमें रे? कोशिका भित्ति निर्माण, शॉर्ट लिखता हूं सहायक। नेक्स्ट और बोलो, एक और इसका काम है, जब प्रोकैरियोटिक कोशिका न्यारी होती है, डिवीजन होता है, विभाजन, तो उसके केंद्र का जो सेपरेशन है, उसके जो डीएनए है उसको अलग अलग करने का, कि बराबर बराबर बांटू टाइप, ऐसी कोशिश वो यही करता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका विभाजन में सहायक है। तो यानी ये लो यहां पर लिख देते हैं, मीजोसोम कोशिका विभाजन में सहायक है। ये है भैया मीजोसोम जिसकी बात। तो देखो अपन ने टोटल कितने पॉइंट देख लिए रे? 5 पॉइंट देख लिए। तो जरा देख लो आप, सुरक्षात्मक आवरण 2 लाइन ये रही, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रही 4th। और इससे पहले अपन देखते हैं, तो जब आप इसकी संरचना को देखते हो, और इसकी संरचना में जब आपको ये पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, अपन ने उनकी सबकी बात कर ली। कोशिका झिल्ली की में डिटेल नहीं, मीजोसोम की हो गई, पॉलीसोम ठीक है, डन है। इसके बारे में क्या ग्लाइकोकेलिक सुरक्षात्मक आवरण है, प्लाज्मिड रह रहा है एक तो, और एक ये 3 चीज रह रही है, जो कि तीनों की तीनों बहिर्वलन से टाइप निर्मित या फिर अतिवर्धी संरचनाएं हैं, इसके बाहर निकली हुई हैं। तो ये लो, फिर मैं आपको इनके बारे में और बता देता हूं थोड़ा सा। तो ये लो लास्ट अंतिम नंबर, बताओ कितने टॉपिक हो गए अपने? तो ये लो नंबर 6, अति वर्दी जो बाहर की ओर निकली हुई हैं, 3 है, ए, बी और सी। ठीक। नंबर 1 सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? फ्लैजिला। नंबर 2 जो फिर फ्लैजिला से थोड़ी सी छोटी है, पिलाई। इसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एस पिलाई। फिर एक फिम्ब्री। तीनों के कार्य की बात करें तो फ्लैजिला किसमें सहायक है? गतिगमन, चलन में सहायक। इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, अलग अलग में। नेक्स्ट पिलाई की बात करें तो ये किसमें है? जनन में सहायक। और वो जनन कौन से टाइप का है? कॉन्जुगेशन, संयोजन, उसमें सहायक है। एक प्रकार का जूठैनी लैंगिक जनन बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट है फिम्ब्री। ये किसमें सहायक है? भोजन प्लस चट्टानों से चिपकने में सहायक है। ठीक है भैया, दैट्स इट, डन। ये अतिवर्धी संरचनाएं हो गई। ये लो अतिवर्धी संरचनाएं। और एक लास्ट 7वां नाम और छोटा सा लिख देता हूं, प्लाज्मिड। और ये आपके बायोटेक के लिए क्या हो जाएगा रे भैया? इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह पर ये आपके मिलेगा प्लाज्मिड। ये अतिरिक्त द्विकुंडलित वर्ताकार नग्न डीएनए है।
अतिरिक्त वर्ताकार नग्न द्विकुंडलित डीएनए। और इसी के अंदर अपन बात करें होता क्या है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, प्रतिजैविक प्रतिरोधी क्षमताएं, यानी इसमें होती हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रतिरोधी बोलता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गुण उपस्थित। ठीक है भैया, ये अपन ने इसे प्लाज्मिड की बात करी, और ये साथ में बायोटेक में किसके रूप में काम आता है, वाहक के रूप में प्रयुक्त, सबसे कॉमन है। चलो, तो इसी के साथ अपने ये जो बिंदु हैं ये संपन्न होते हैं। अपन ने जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है उसको समझ